वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, या हम इसे कहते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इसे हम स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम भी कहते हैं, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम। इसका जो सिंबल है वो है U या फिर E। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है? मैं कह सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी का मतलब रहता है एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेचर या नेचुरल एग्जिस्टेंस, या मैं कहूंगा कि ये है एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन, या मैं स्ट्रक्चर बोलूंगा, एंड मॉलिक्यूलर मोशन। इसकी मॉलिक्यूल एक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में जो मोशन रहती है और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, उसकी बनावट जो रहती है, बॉन्ड्स वगैरह, उनमें जो एनर्जी रहती है वो पूरी एनर्जी कहलाती है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को मैं फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। एक है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बनावट की वजह से जो एनर्जी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हम कह सकते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस जो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से एनर्जी रहती है उसे हम कह सकते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। फिर मैं ये कहूंगा कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। बात समझ में आ रही है? तो या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो U है या E है इन यानी टोटल इंटरनल एनर्जी, वो होगा सम ऑफ ऑल द एनर्जीज लाइक जीरो पॉइंट एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो बॉन्ड एनर्जी है, या न्यूक्लियर एनर्जी, या ट्रांसलेशनल एनर्जी, या रोटेशनल वाइब्रेशन। ये जो एनर्जीज हैं ये है ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो एनर्जीज है ये है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। तो इनका जो सम है, यानी तमाम ये जो एनर्जीज है अंदर वाली एनर्जीज, तो इसको हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। याद रखना, बाहर की जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है एज ए होल, या इसकी पोटेंशियल एनर्जी एज ए होल है, तो उसे हम कंसिडर नहीं करते। ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स की है, यानी अंदर जो सिस्टम के अंदर सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। बाहर सिस्टम रुका हुआ है कि घूम रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाहर से एज ए होल, या मैं बोलूँगा एज ए बल्क, इसकी क्या कैफियत है, इसकी क्या सिचुएशन है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें अंदर सिस्टम के अंदर क्या है उससे मतलब है। सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बॉन्ड्स में कितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कितनी है, वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है, रोटेशनल, वही कहलाता है इंटरनल एनर्जी। ठीक, अब ये जो अंदर की एनर्जी है सिस्टम के अंदर की, इन इंटरनल एनर्जी जो ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम पे। सो वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। अगर ये सब फिजिकल पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है, तो मैं बोलूंगा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, ये सब चीज़ें अगर बढ़ गई, क्योंकि प्रेशर बढ़ेंगे या नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे तो इंटरनल एनर्जी या वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। और दूसरा, जो इंटरनल एनर्जी है वो फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सब्सटेंस को 3 डिफरेंट स्टेट्स में ले लूँ, फॉर एग्जांपल वाटर है मेरे पास में, वो गैसियस स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में वाटर की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड्स की इंटरनल एनर्जी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है ना वो मॉलिक्यूलर मोशंस पे डिपेंड करती है। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और गैस मॉलिक्यूल्स में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहती है, यानी इजीली गैस मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा रहेगा, है ना। तो मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा रहेगा तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहेंगी, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहेंगी तो मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। ठीक है,
और दूसरा मैंने कहा था कि ये नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करता है, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिस सिस्टम में अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड्स भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशंस भी ज़्यादा होंगी। सो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मैं बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन? इंटरनल एनर्जी। ठीक। और एक खास बात याद रखना कि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करता है। ये ना तो पाथ पे डिपेंड करना ना तो करता है, ना तो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है। यानी अभी स्टेट की सिचुएशन क्या है, एक सिस्टम की सिचुएशन इस वक्त क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका नंबर ऑफ मोल्स, उसका वॉल्यूम क्या है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कैसे बना, इसका पाथ क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो स्टेट फंक्शन है ये, यानी वी कैन से इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, नॉट पाथ फंक्शन। और जो स्टेट फंक्शंस रहते हैं उनके जो डिफरेंशियल्स रहते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स रहते हैं। सो वी कैन से जो डीई है यानी डिफरेंशियल ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और इसका जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल, वो भी हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। यानी इंटीग्रल ऑफ डीई वो हमें एक डेफिनेट वैल्यू देगा। इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे एक स्टेट फंक्शन का, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज देखेंगे। आपको बीच में क्या हुआ, पाथ पे कुछ नहीं देखना है, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज देखनी है, तो वो आएगा डेल्टा ई। लेकिन अगर आप एक स्टेट फंक्शन का उसमें चेंज देख रहे हैं, साइक्लिक चेंज, मान लीजिए ये ऐसे चेंज हो रहा है, लास्ट पे ऐसे अपनी जगह आ रहा है। मान लो इसने स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, स्टेट 2 से स्टेट 3, फिर 4, फिर 5, फिर स्टेट 1 में आया, इसको हम कहते हैं साइक्लिक चेंज। तो अगर आप इसका साइक्लिक इंटीग्रल लेंगे तो वो आएगा 0, क्योंकि आप कितना भी घुमा बाद में आप उसको वापस उसी स्टेट में लाते हैं। तो ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा, आप इसमें ये घुमाव फिराव यानी पाथ जो है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। सो इसमें जो साइक्लिक चेंज आएगी यानी साइक्लिक इंटीग्रल जो होगा इसकी डीई का, वो 0 के बराबर होगा। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि स्टेट फंक्शंस का साइक्लिक इंटीग्रल 0 के बराबर होता है। और एक बात याद रखना, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से या उसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं, चेंज। सो वी कैन डिटरमाइन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो जब भी हम इंटरनल एनर्जी को मेजर करते हैं तो हम उसका चेंज मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया तो इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंज आई, लेकिन स्टेट 1 में कितनी इंटरनल एनर्जी है ये हम मेजर नहीं कर सकते, स्टेट 2 में कितनी इंटरनल एनर्जी है ये भी हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में फर्क कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं। ये बात याद रखना। यहां तक तो क्लियर है। अब हमने ये तो देखा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम पे। तो मैं ये कहूंगा कि जो E है इंटरनल एनर्जी, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये जो दीज वेरिएबल्स ये अगर चेंज होंगे तो इसका वैल्यू भी चेंज होगा, ये अगर फिक्स होंगे तो इसका वैल्यू भी फिक्स होगा। तो मैं ये कहूँगा कि इंटरनल एनर्जी के जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करते हैं इनके वैल्यूज़ पे। सो दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट ई विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ई जो है इसका वैल्यू इन पे डिपेंड करता है। अब अगर हम एक सिस्टम क्लोज करेंगे, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में आप नंबर ऑफ मोल्स जो ना वो फिक्स करते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स किए, वहां पे रह जाते हैं 3 प्रॉपर्टीज, ये टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर आप 3 में से 2 भी डिटरमाइन करते हैं तो तीसरा जो है वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होता है, क्योंकि हमें मालूम है PV = RT इसके हिसाब से। यानी 2 अगर हमने डिटरमाइन किए, तीसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, या 2 अगर फिक्स हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि क्लोज सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है वो सब प्रॉपर्टीज पे या सब वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये कोई भी 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल
या तो ये होगा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, या फिर इट विल बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो याद रखना, तो दो ही पे डिपेंड करेगा। अगर हम ये लेंगे कि E इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो रियल गैसेस के लिए फिट बैठता है। लेकिन याद रखना, अगर मैं इसको आइडियल गैसेस के लिए ले लूँ, फॉर आइडियल गैसेस, तो वहाँ पे E जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। ये बात याद रखना, मैं साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि आइडियल गैसेस की जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं बोलूँगा कि E इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट नॉट वॉल्यूम। ये बात हमेशा के लिए याद रखना। और दूसरा मैंने ये भी कहा कि जो DE है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि E इज स्टेट फंक्शन। तो फिर अगर मैं इस इक्वेशन को ले लूँ, E इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि E जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे भी। तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंडिपेंडेंटली वेरी करूँ तो इसका वैल्यू वेरी होगा, अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करूँ तो ये भी चेंज होगा। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन यहाँ पे फिट होती है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इंटरनल एनर्जी का चेंज यानी ये देखूँ विद पहले विद चेंज इन वॉल्यूम, उसके बाद में विद चेंज इन टेम्परेचर, वो बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर एंड देन चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमें यूलर्स थ्योरम जो है ना वो बताती है, यूलर्स थ्योरम के हिसाब से। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए ये इक्वेशन यहाँ पे फिट बैठेगी। चाहे आप ये चेंज करो पहले और बाद में ये चेंज करो, वो इसके बराबर होगा कि आप पहले टेम्परेचर चेंज करो बाद में वॉल्यूम। यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे वैल्यू में E के, वो दोनों में बराबर होंगी, चाहे आप कोई दोनों में से, चाहे टेम्परेचर पहले वेरी करो या वॉल्यूम पहले वेरी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, और दूसरा मैंने ये कहा कि अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम को फिक्स करते हैं तो आपका जो E है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, उसका वैल्यू आपको डेफिनेट मिलता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब इंटरनल एनर्जी को मैं और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। इंटरनल एनर्जी हम ये कह सकते हैं, इट इज हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और दूसरी बात, अगर आपके पास में कोई सिस्टम है उससे इंटरनल एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब हीट कंटेंट लॉस हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसमें हम दिखाते हैं कि डेल्टा E इसका नेगेटिव है, या मैं बोलूँगा इट इज़ एक्सोअर्जिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इस तरह से अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम E गेन हो रहा है, यानी सिस्टम में एनर्जी ऐड हो रही है, हीट ऐड हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं ये कह सकता हूँ कि E इसमें पॉजिटिव हो रहा है। सो वी कैन से E इज पॉजिटिव, यानी हीट गेन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड E पॉजिटिव और हीट लॉस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड E नेगेटिव। तो ये बात याद रख लेना। अगर आपसे कोई भी पूछे कि इंटरनल एनर्जी शॉर्टकट में क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक, ये हमने वॉल्यूम की बात की। तो फिलहाल आज यहीं तक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताया करो।